हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीए बीएड सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। अपने सेकेंड ईयर क्लास में दो बुक लगती है। पहली बुक है प्राचीन भारत की, सेकंड बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व का इतिहास है उसमें। तो आज हम लोग पहली जो बुक है उसको चालू कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत के इतिहास में जो कि 5 यूनिट है कुल, उसमें से पहली जो यूनिट है उसका मैंने एक टॉपिक उठाया है, उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि थोड़ा बहुत आपको समझने में आसानी रहेगी, इसको देख देख के समझते चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ऊपर, भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय इतिहास को जानने की, जैसे पाश्चात्य जो विचारक है ना, पश्चिमी देशों के जो विचारक है वो काफी बार ये एक प्रकार से ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के ज्यादा स्रोत नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय इतिहास को जानने के काफी स्रोत मिलते हैं। जैसे कि उसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत आ गए, साहित्यिक स्रोत बोल दो, विदेशी यात्रियों की विवरण आप बोल दो, काफी ग्रंथ ऐसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत में आता है एक तो ब्राह्मणीय साहित्य आता है, एक होता है बौद्ध साहित्य। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है ब्राह्मणीय साहित्य, दूसरा है बौद्धिक साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के भी कुछ ग्रंथ हैं जो कि इतिहास को जानने में अपनी सहायता करते हैं। जैसे कि एक तरफ मैंने लिखा है ब्राह्मणीय साहित्य जो है ना, उसमें है पहला वैदिक साहित्य, दूसरा है वैदिकेतर साहित्य। इसका मतलब सीधा ये है कि वैदिक जो साहित्य है ना, जो कि वेदों के बारे में बताता है, वैदिक समय में जो लिखे गए थे ना, वेदों के समय में जो लिखे गए थे ग्रंथ, वो है वैदिक साहित्य। दूसरा है वेदों के समय के बाद के कालांतर के जो ग्रंथ थे ना, कि जैसे कि एक तरफ है वेद, 2 नंबर पे है ब्राह्मण ग्रंथ, 3 पे है आरण्यक, फिर है उपनिषद। जैसे कि पहले एक को देख दो। वेदों का मतलब ये होता है कि जैसे कि वेदों की संख्या, पहली बात तो ये 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें से एक पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद है, वो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, और चौथे नंबर पे आता है अथर्ववेद। उसके बाद में है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना बच्चों, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद की रचना है। वेद की जो संहिता है ना, उसके बाद में जो लिखे गए ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे चार जो वेद है ना, उन चारों वेदों के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि पहला वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो है ऐत्रेय नाम का, ऐत्रेय और कौशितकी नाम का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि आप, जैसे चौथा वेद है अथर्ववेद का, उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। सब अलग अलग, चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वो इनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ना, तो इसमें मैं उसमें आपको बताऊंगी। इसके बाद हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। वेद तीसरे नंबर पे आता है आरण्यक। आरण्यक वो ग्रंथ है जो कि एक प्रकार से जंगलों में बैठकर निर्मित किए गए थे। जंगलों में बैठ के उनको लिखा गया था वो था, क्योंकि अरण्य का मतलब, अरण्य का मतलब ही वन होता है। वनों में बैठ के, जंगलों में बैठ के जिनकी रचना की गई ना, वो अरण्य कहलाए थे। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद शब्द का मतलब ये होता है उप प्लस में नी प्लस में सद। कहने का मतलब उप मतलब नजदीक, सद मतलब बैठना, कि गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। ये है 4 जो है ना वैदिक साहित्य। उसके बाद में वैदिकेतर जो साहित्य है ना, वो इनके समय के बाद में इन ग्रंथों की रचना की गई थी। जैसे पहले नंबर पे लिखा है मैंने स्मृतियों के बारे में, फिर है वेदांग, 3 नंबर पे है पुराण, फिर है महाकाव्य। अब देखो क्या ये चीजें, जो स्मृतियां है ना, उनकी संख्या है टोटल 12। स्मृतियों की संख्या कितनी है? 12। वेदांग की संख्या यहाँ पे 6। पुराण क्या, हाँ स्मृतियां जो है ना, स्मृतियां जैसे कि संख्या इनकी 12 है। स्मृतियों में जैसे कि पहली सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन स्मृति वो मनुस्मृति है। इसके अलावा जैसे कि बृहदारण्यक स्मृति और नारद स्मृतियां बोल दो, बहुत सारी टोटल 12 स्मृतियां, इनको भी डीपली से पढ़ेंगे। इसके बाद में वेदांग। वेदांग जो है ना, हाँ सॉरी, स्मृतियां जो है ना, एक हिंदू समाज में, हिंदू परंपरा में जो कि जीवन दिनचर्या जो है ना हिंदू समाज की, उसके ऊपर है ये चीजें। वेदांग जो है ना, जैसे वेदों को एक प्रकार से उसके अर्थ को सही समझने के लिए, यह कह सकते हैं कि वेदों की सही रूप से व्याख्या करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की गई थी ना, उसको वेदांग कहा गया था। वेदों को सही तरीके से, उसको डीपली पढ़ना, उसको व्याख्या सहित पढ़ना जो है ना, वेदांग कहलाता है। बाद में इनकी रचना हुई थी। ये इनकी संख्या 6 है, जिसमें से जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा एक वेदांग है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, ये टोटल 6 वेदांग है। इसके बाद में आता है पुराण।
पुराण पुराण का मतलब ये होता है कि जो कि प्राचीन आख्यान है, प्राचीन कहानियां, किसी कहानी से प्राचीन आख्यान इसका मतलब होता है पुराण का मतलब। और इनकी जो रचना है वो यही तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी के पास की गई थी पुराणों की रचना। और जो इनकी रचनाकार है वो जैसे कि लोमहर्ष है, जैसे अग्रसर्वा और उसका बेटा है लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की थी। इसके बाद में महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य टोटल कितने हैं? 2 है महाकाव्य, सब जानते हैं। पहले का नाम है रामायण, दूसरे का नाम है महाभारत। रामायण जो कि एक राम राज्य युग, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता जो है ना के बारे में रामायण जो लिखी गई है, एक आदर्श पत्नी के बारे में। ये अच्छे समाज और अच्छे भाईचारे की जो चीजें दिखाती है, समाज के बारे में दिखाती है, परिवार के बारे में जो अच्छी चीजें हैं, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, एक अच्छे समाज के बारे में जो हमें एक अच्छी इमेज पेश करता है वो है रामायण। और ये 2 महाकाव्य हो गई। ये हो गया इनका साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया था, एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेती हैं, फिर इनको कल से ना डीपली इनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इतना साहित्यिक स्रोत। फिर मैंने लिखा है बौद्धिक साहित्य। बौद्धिक साहित्य का मतलब कि बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं जो इतिहास को जानने में अपना सहयोग करती है। जैसे कि 1 नंबर पे है यहाँ पे त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 टोकरियां। 3 टोकरियां किसकी? ज्ञान की, शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की 3 टोकरियां। जैसे उनका नाम है, एक का नाम है सूत पिटक, एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है अभिधम पिटक। टोटल 3 पिटक हैं जिनको 3 टोकरियां कहा गया है। ज्ञान की वो टोकरियां भरी हुई है, तो वो शिक्षा का केंद्र है, वो शिक्षा के स्रोत ही है। त्रिपिटक हो गई। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में और ग्रंथ देखे, जैसे दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, ये भी जो है ना बौद्ध धर्म के स्रोत है। दीपवंश और महावंश ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ये चीजें हो गई। फिर मैंने लिखा है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक जो स्रोत है ना वो इतिहास को जानने के सबसे प्राचीन स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक चीजें, पुरातात्विक चीजें कहने का मतलब पुरातात्विक चीजें क्या होती है कि जो पृथ्वी के गर्भ में खुदाई करके जो चीजें प्राप्त की जाती है ना, फिर उनका एक प्रकार से उनका उच्चारण होता है, उनका जो पुनर्चक्रण होता है ना, वो चीजें हमको बताती है कि तत्कालीन समाज में क्या क्या चीजें हुई थी। पृथ्वी के गर्भ से खुदाई करके प्राप्त की गई चीजें जो है ना वो पुरातात्विक चीजें कहलाती है। ये बातें हैं। इसमें लिखा है मैंने अभिलेख, 2 नंबर पे आ जाएगा इसमें सिक्के। सिक्के या फिर उसको मुद्रा बोल दो। 3 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे स्मारक। ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है इतिहास को जानने के। जैसे कि अभिलेखों का मैं आपको बताऊं तो देखो, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जो है ना एक वक्त को, एक समय जो है ना उसको जानने के सबसे प्रमुख स्रोत है। इसलिए है क्योंकि ये सच जो हुआ होगा वही बताएंगे। जैसे कि अभिलेखों में हम पढ़ेंगे, जब हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे ना उसमें अशोक महान को पढ़ेंगे, उसके अभिलेखों का नाम देखते ही हमें अशोक महान राजा याद आ जाता है कि अशोक ने अपने समय के बहुत सारे अभिलेख खुदवाए थे और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसने धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो जानकारी दी थी उसके अभिलेखों ने ना, वो बहुत ही उत्तम थी और बहुत ही सच थी वो चीजें। वो है अभिलेखों में भी अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, वो चीजें देखेंगे डीपली इनको भी। जैसे कि स्तंभ लेख होते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ जो पिलर होते हैं ना, बड़े बड़े चौकोर भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, पिलर्स जो होते हैं स्तंभ बोलते हैं, तो उनके ऊपर जो लिखा जाता है वो स्तंभ लेख होता है। एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा लेख होता है गुफाओं के अंदर। जैसे महात्मा बुद्ध जो है ना उनके काफी जो अभिलेख, उनके जो अभिलेख मिलते हैं ना वो गुफाओं में है। जैसे बराबर की गुफाएं हैं, बिहार के अंदर पड़ती है। जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में पड़ती है। वो गुफाओं के अंदर है, कहने मतलब एक गुफा के अंदर अपन जाएंगे तो उसके अंदर ऐसे ऐसे चित्र बनाए हुए हैं और वहां पे कुछ अंकन अच्छा अच्छा किया हुआ है और वो फिर गुहा लेख कहलाते हैं। देखो इसके बाद में स्तंभ लेख, गुहा लेख और एक होता है शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख का मतलब ये होता है, शिला मतलब चट्टान होती है, शिला क्या होते हैं ज्योग्राफी में, इसको चट्टान बोलते हैं। जो चट्टान के ऊपर अंकित किया गया हो ना वो शिलालेख कहलाता है। तो ये अभिलेख के 3 रूप है। अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत और प्राचीन स्रोत है ये। फिर आते हैं सिक्के और मुद्रा। सिक्के या मुद्रा एक ही बात है, सिक्के बोलते हैं उसको मुद्रा बोल दो।
तो भाई देखो, अलग अलग वंश के समय में सिक्कों के भी अलग अलग नाम है, जैसे कि उनको सिक्कों को कार सर्पण भी बोलते थे, दिनार बोलते थे। सिक्कों को कार सर्पण बोल दो, दिनार बोल दो, नक, निष्क, सकमान, ये अलग अलग नाम थे सिक्कों के। इनके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। फिर आता है स्मारक। स्मारक में क्या होता है? स्मारक में मतलब मंदिर, इमारतें जो होती है ना, तत्कालीन समय की बनी हुई इमारतें, जो कि हमको उस समय के बारे में जो चीजें बताती है, जैसे मंदिर बोल दो, इमारतें बोल दो, मंदिर, मस्जिद, इमारत, यही चीजें, सारी चीजें, ये हो गया पुरातात्विक चीजें। फिर 3 नंबर पे आ जाता है यहाँ पे विदेशी यात्रियों के विवरण। स्रोत कितने हैं इतिहास को जानने के? पहला है साहित्यिक स्रोत, फिर आता है पुरातात्विक स्रोत, तीसरे नंबर का आता है यहाँ पे विदेशी यात्रियों के विवरण। अब देखो, विदेशी यात्री बहुत सारे आए हैं भारत में, अपन को अब हम लोगों को मुख्य मुख्य पढ़ना है। जैसे कि चीन के यात्री आए थे 2, मैंने उन्हीं का नाम लिखा, चीन के यात्री थे ये, चीनी यात्री, फाइयान, चीनी यात्री। एक का नाम है फाइयान, एक का नाम है हवेनशांग। हालांकि एक इतिसिंग नाम का भी आया था चीनी यात्री। जैसे कि फाइयान का देखो, जो फाइयान यात्री है ना चीन का, वो आता है अपने एक राजा होता है चंद्रगुप्त, सॉरी, गुप्त वंशीय राजा था एक, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। तो उसके समय में एक चीन का यात्री आता है, उसका नाम था फाइयान। काफी समय, 14-15 साल तक ये रहता है। अपनी राजधानी थी उस समय की पाटलिपुत्र भारत की, वहां पे ये रहता है। और जो है ना, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे ना, उनको पढ़ता है, उनकी पांडुलिपियों को प्राप्त करता है, और ज्ञान को जो है ना एक प्रकार से लिख लेता है अपनी डायरी में। तो बौद्ध धर्म की वृत्तांतों का इसने इतिहास लिखा था फाइयान ने। फिर एक चीनी यात्री है हवेनसांग नाम का। तो जो हवेनसांग है ना, वो आता है राजा हर्षवर्धन के समय में। ये बात है 647 ईस्वी पूर्व की बात है। अपने कन्नौज के आसपास जगह थी ना, वहां पे एक वर्धन वंश, थानेश्वर कन्नौज के बीच में, ठीक है, एक वर्धन वंश का, एक वर्धन नामक वंशीय था, वंश राज्य कर रहा था। तो वहां पे एक राजा था, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ना, उसके समय में एक चीनी इतिहासकार आता, उसका नाम था हवेनसांग। ठीक है, इतनी बातें हैं। इसके अलावा जैसे कि काफी और यात्री भी आए थे, जैसे कि एक यात्री का नाम देखो, वो था एक अरबी यात्री था, अरबी यात्री, उसका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी, उसने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है यहाँ पे किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसके बारे में थोड़ी 1-2 बातें देखो। अल बिरूनी, ये बात है 1020 के आसपास की बात, 1020 में ये आता है। और ये जब आता है ना, महमूद गजनवी जब भारत पे अटैक करता है ना, उस समय उसके साथ आया था ये। और कहाँ से आया था? खवारिजम से आया था ये। अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ में 1020 में भारत में आता है। और ये 1020 से लेकर 1030 तक ये भारत में रहता है। 10 साल तक ये भारत में रहता है और काफी ग्रंथों की रचना करता है ये भारत में रहते हुए। और भारत के जो तत्कालीन समाज था, जिसमें दक्षिण भारत को बोल दो, जो भारत की जो व्यापार वाणिज्य गतिविधियां होती थी, उनके बारे में इसने किताबों में लिखा था। और भारतीय जो समाज है, उसकी संस्कृति के बारे में, जो है ना, कला और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी थी अल बिरूनी ने अपनी किताब में। तो ये बातें, हाँ, एक जो कि इतिहास का जिसको पिता कहा जाता है, उसका नाम है हेरोडोटस। वो था ग्रीक यात्री था, वो हेरोडोटस नाम का ग्रीक यात्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस, ठीक है। इसकी हिस्टोरिका नाम की किताब थी, हेरोडोटस के बारे में अलग से चीजें पढ़ेंगे। हाँ, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। उसने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ये कुछ स्रोत थे जिनको मैंने एक बार के लिए आज थोड़ा बहुत इनको ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाया है, ताकि कल से इनके बारे में एक एक चीजों को, अपन एक एक टॉपिक उठाएंगे और डीपली इनको पढ़ते चलेंगे। फिर ये बातें थी। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, और कल से अच्छे से चालू करेंगे इनको। थैंक यू।